और अब बात हाईवे पर है वानिया कांड की। बुलंदशहर कांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। बीएसपी नेता मायावती ने इस दरिंदगी के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग की है। इन सब के बीच देखिए बुलंदशहर कांड पर सबसे बड़ी गवाही, ये गवाही किसी और की नहीं बल्कि पीड़ित की है। आज तक के साथ इस बातचीत में पीड़ित ने उस काली रात की आप बीती इस तरह बताई कि रोंगटे खड़े हो गए। बुलंदशहर में दिल को दहला देने वाली घटना के अहम चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस वक्त खुद कार को चला रहे थे। कैसे हुई ये पूरी घटना सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आप मुझे ये बताएं कि कब और किन लोगों के साथ आपने यात्रा की शुरुआत की, और इस तरह से जब आपको घटना याद आती है तब क्या महसूस होता है? गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है बहुत। ऐसा लगता है जैसे जहर खा लो मर जाओ। कब यात्रा की आपने शुरुआत की थी और अचानक से कैसे क्या हुआ? 9 बजे यहाँ से घर से निकले हम। गढ़ी चौखंटी में बड़े ताऊ के लड़के रहते हैं भाई, उनको, भाभी को, भतीजे को लिया। वहाँ से 11:30 बजे निकले खाना आना खा के। बुलंदशहर से 2 किलोमीटर पहले गाड़ी में ऐसा लगा किसी ने कोई चीज़ मारी है, तो मैंने उस चीज़ पे गौर नहीं दिया। मैंने कहा कोई पत्थर अत्थर लगा होगा। उससे थोड़ी देर आगे चले तो ये लगा मेरी गाड़ी में से कोई चीज़ खुल गई है। वो देखने के लिए मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी की चारों तरफ घूमा हूँ। घूम के जैसे ही जो है बैठने जा रहा है तो इतने में 5 लोग आते हैं, मेरे कनपटी पे तमंचा रखते हैं, बोले हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करके 2 मिनट के अंदर मेरे हाथ ऐसे पीछे बांध देते हैं, और जो लेडीज मेरे साथ हैं उन्हें गाड़ी में ही छोड़ देते हैं। हमें खेतों के रास्ते ले जाके ज्वार में बांध के डाल देते हैं 3 लोगों को। आपके साथ कौन कौन था? मेरी बेटी थी, मेरी मिसेज थी, मेरी भाभी थी, बड़े भाई थे, ताऊ के लड़के, भतीजा था। खेत में डालने के बाद क्या हुआ? खेत में बांध के डाल दिया। उसके बाद हम पड़े रहे, मारा हमें बहुत, अब भी निशान है शरीर पे। हथौड़ों से मारा, सरिया थी पता नहीं क्या था उससे मारा। और मारने के बाद बोले यहीं पड़े रहो, क्या है पैसा ऐसा? मैंने कहा पैसा ऐसा जो था आपको पहले ही दे दिया मैंने। फिर 10 से 15 मिनट बाद वो गाड़ी वहीं पे ले आते हैं। ले आके गाड़ी बैग खोल के सारा वो जो खोल के देखते हैं, और देखने के बाद जो है लेडीज़ों को हमें भी गाली वाली देते हैं। लूट लाट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके निकालने की कोशिश करते हैं, गाड़ी फंस जाती है। गाड़ी फंसने के बाद जब नहीं निकलती है तो आपस में लड़ते हैं। मैंने मना किया था कि गाड़ी जो है मत इधर घुसा, मत घुसा। वो आपस में लड़ने लगते हैं। गाड़ी नहीं निकली है तो ज्वार उखाड़ के गाड़ी ढक देते हैं, और ढकने के बाद बोलते हैं चलो ट्रैक्टर लेके आते हैं उससे निकालेंगे। बोला यहाँ कौन बैठेगा? बोला यहाँ असलम तू बैठ जा। वो वहाँ बैठ जाता है। काफ़ी 10-15 मिनट हो जाते हैं तो कुछ नहीं है वहाँ पे। जब हम लोग वहाँ पड़े हुए थे तो अगर हम उनसे बोलते थे पानी दे दो तो वो हमें आके मारते थे। उसके बाद हमने, भतीजा हमारा पैरों बल चल के भाई के पैर खोलने लगा, तो हमने कहा बेटा पैर मत खोलो, अगर यहाँ हुए तो गोली मार देंगे। तो उसने कहा नहीं चाचा वो यहाँ नहीं है। तो हमने कहा है देख लो, रुक जाओ मत खोलो। थोड़ी देर के बाद जो है हमने कहा भाभी, ने कहा हाँ। फिर हमने बेटी को आवाज़ लगाई, मिसेज को आवाज़ लगाई। तो मैंने सोचा अब कोई नहीं है, अब खोलने की कोशिश की जाए। तो भतीजे ने अपने दांतों से भैया के पैर खोले हैं, फिर हाथ खोले हैं। हाथ खोलने के बाद भैया ने मुझे खोला है। भैया ने मुझे खोल के वो मिसेज वगैरह अपने आप से खुल के आई हैं। हमारे ये हाथ नहीं खुल रहे थे, बहुत टाइट बांधे थे। ये हाथ जो है कटने को उसमें हो गया था। फिर आके उन लोगों ने हमें खोला है। खोलने के बाद हम लोगों के मोबाइल उन्होंने गाड़ी में ही छीन लिए थे, लेकिन मोबाइल वगैरह गाड़ी में सारे पड़े हुए थे। वहाँ से आके मैंने मोबाइल उठाया है। मोबाइल उठा के मैंने जो है 100 नंबर पे कॉल किया, तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 मिनट। उसके बाद 100 नंबर पे 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिर उसके बाद हमारे एक मित्र नोएडा में रहते हैं, और उन्हें मैंने कॉल किया है, उन्हें बताया भाई मेरे साथ ये घटना घट गई है। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं अभी बात करता हूँ। उन्होंने कप्तान साहब की बात की है, उनका नंबर मुझे दिया है। कप्तान साहब को मैंने फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने जो है बोले कहाँ पे हो? तो मैंने बताया सिकंदराबाद हमसे 15 किलोमीटर दूर है, बुलंदशहर 2 किलोमीटर दूर है। बोले जगह का नाम बताओ। मैंने कहा सर जगह का नाम मुझे नहीं पता है, मैं
वहाँ से खुल के और हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। जो हमने उनसे बात करी कप्तान साहब से, उससे 15 से 20 मिनट में हमारे पास जो है पहले एक जिप्सी पहुंचती है, फिर 2-3 मिनट बाद 3-4 जिप्सियां पहुंच जाती हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर आपको मारा पीटा 3 घंटे तक, उस दौरान लूटपाट होती रही और ये आपसे क्या कुछ चीजों की डिमांड भी कर रहे थे? नहीं, चीज़ों की नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे जो भी पैसा है, जेवर है, वो तो सारा ही पहले उतार लिया था। उसके बाद जो है पैसे ऐसे और कहाँ हैं, ये लेडीज़ों को नंगा करके भी तलाशी ली और उनके साथ जो है बहुत घिनौनी हरकत करी है। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। जब मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई पापा पापा, तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने आके मुझे बहुत मारा है। बोले पड़ा रहने, गोली मार देंगे। बच्चों को धमकी दी, अगर किसी से भी कहा तो जो है हम तुम्हारे पापा को या तुम्हारे हस्बैंड को ख़त्म कर देंगे। आप अपने परिवार के साथ वहां जा रहे थे और इस तरह की घटना हुई, गुस्सा तो आता ही होगा, लेकिन अभी जब वो मंजर याद आता है तो आपको गुस्सा लगता है कि क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कानून, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो कानून ही होना चाहिए हैं, और जो है हमें न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिला तो हम तीनों जहर खा के मर जाएंगे। हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। 15-20 मिनट तक फोन लगाते रहे और फोन रीचेबल नहीं था। अंततः अपने मित्र को फोन लगाया, उसने एसएसपी का नंबर दिया, फिर जाके हुआ। और इसी फोन कॉल को लेकर अखिलेश यादव बड़ा दम भरते हैं कि हमने एक फोन कॉल सेवा शुरू की। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाया है कि 100 नंबर पर फोन करने के बावजूद मदद क्यों नहीं आई। आज तक संवाददाता रीमा पराशर ने उनसे खास बातचीत की। बुलंदशहर की घटना पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन आज सदन में भी ये मुद्दा उठेगा। हमारे साथ है साध्वी निरंजन ज्योति जी। साध्वी जी, जिस तरह से घटना हुई, 14 साल की छोटी बच्ची और उसकी मां के साथ गैंगरेप, दिल दहला दिया। देखिए, मैं कह सकती हूँ कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक गंभीर समस्या है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब उसको 2017 दिखाई पड़ रहा है कि कैसे चुनाव जीतें। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के मामले में फेल है। और मैं ये कह सकती हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी का जो शासन था, उसको भी ये शासन पार कर चुका है। 100 नंबर पे वो लोग फोन मिलाते रहे पूरी रात। 100 नंबर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया कि कहीं भी कोई घटना घटे, इसको डायल करे, तुरंत उठाया जाए। तो ये इससे दर्शाता है कि 100 नंबर न उठना, और जहाँ घटना घट रही है रोड के किनारे घट रही है, तो इससे ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के हाथ वहाँ तक पहुँचे हुए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया, सस्पेंड किया गया। आपको लगता है पुलिस अधिकारियों पर ही सिर्फ जो नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ जी। शुक्रिया। तो ये है साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। सवाल यह है कि पकड़े तो ये जाएंगे, लेकिन इनको सजा कितनी सख्त और कितनी जल्दी मिलती है, क्योंकि वहां पर एक और लूप होल नजर आएगा। बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह क्या कह रहे हैं? एक मां और बेटी के साथ भयानक बलात्कार की घटना सामने आई है बुलंदशहर में। हमारे साथ हैं बुलंदशहर के एमपी भोला सिंह। सर, आप ये बताइए, बीजेपी से हैं, लेकिन जिस तरह से ये बवाल उठ रहा है, अखिलेश यादव सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग, और किस तरह से इस पूरा मुद्दा उठाएंगे? देखिए, जो घटना हुई है, इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना कहीं हो नहीं सकती है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव ने एसएसपी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन एसएसपी को सस्पेंड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। जो कार्रवाई नहीं हुई है उसके लिए जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है, समाजवादी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये तो घटना ऐसी है कि जानकारी में आ गई, अगर मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं होता तो इसको पता भी नहीं चलता। पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है उस मामले को दबाने के लिए। जो वास्तव में दोषी हैं उनको ना लेके कोई बावरिया गैंग का नाम जोड़ के उसको किसी मामले को भटका दिया जाए, लेकिन आसपास के क्षेत्र के ही लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है।